Assalamu alaikum everyone. I am Insha Amin and welcome to Therapy by Insha. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजी और बेसिक हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है और किस तरीके से ये हिस्ट्री में साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है उसका एक शुरुआत हुई थी, किन लोगों ने की थी, कैसे हुई थी और इसी से हम बात करते करते आज क्या साइकोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं इनकी तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन से बात करेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है और इसकी एक ऑथेंटिक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी जैसे बोलने से हमें पता चल रहा है कि साइकोलॉजी इज डिपेंडिंग ऑन टू वर्ड्स, साइको एंड लॉजी। लॉजी का बेसिकली मतलब है स्टडी और साइकी का मतलब है कि आपके बिहेवियर, आपके माइंड, इनके बारे में पढ़ना। बिगनिंग जब हुई थी तो तब साइकोलॉजी जो था वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट जो था ना वो कंसीडर किया जाता था, लेकिन विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसके ऊपर रिसर्चेस की और बैठ के जब उन्होंने बातचीत की तो दे रियलाइज्ड कि साइकोलॉजी इज आल्सो अ साइंटिफिक थिंग, इट्स नॉट कमिंग इनटू आर्ट्स के पार्ट में, तो हमें इसको एज अ साइंटिफिक चीज कंसीडर करना चाहिए और हमें इसको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इसको भी साइंटिफिक की तरफ ही लेके जाना चाहिए। बात करें हम एक बेसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन की तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे इस डेफिनेशन को जो है एक साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके, जिसके अंदर एक रिसर्च थी कि डिफरेंट बच्चों को दो ग्रुप्स बना लिए गए, कंट्रोल ग्रुप बना लिया गया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिया गया। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में जरूर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ये क्या है और ये कौन सी रिसर्च के अंदर आता है, तो ये आगे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम इन डेप्थ बात करेंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल में बेसिकली ये है कि दो ग्रुप्स बना लिए गए बच्चों के और एक ग्रुप वो था जिसके अंदर बच्चों को रीडिंग करने के लिए कहा जाता था बुक की, और दूसरा ग्रुप वो था जिसके अंदर बच्चों को बुक की रीडिंग करने के लिए कहा जाता था, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड जो था वो स्पेसिफाई कर दिया गया था। तो और एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया गया था कि इतने टाइम के अंदर सब बच्चों ने स्पेसिफिक पैसेज ऑफ रीडिंग करना है। अब सेम टाइम के अंदर जिस ग्रुप के लिए रिवॉर्ड था, पिज्जा जो थे वो एज अ रिवॉर्ड थे, उस ग्रुप ने रीडिंग जो है वो जल्दी की, और जिस ग्रुप के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था उन्होंने उस चीज को, कुछ बच्चे कंप्लीट ना कर सके, कुछ ने कर लिया, वेरिएशन ऑफ आंसर्स थे बच्चों के। इससे फिर बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस चीज को नोटिस किया कि बच्चों का बिहेवियर जो है वो तो मॉडिफाई होता है, पर्सन टू पर्सन बिहेवियर मैटर करता है और पर्सन टू पर्सन बिहेवियर जो है वो डिफरेंट। फिर इसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक और इसके लिए एग्जाम्पल आती है इस डेफिनेशन के लिए कि ग्रुप ऑफ टू ग्रुप्स थे फिर से बच्चों के। एक ग्रुप था जिसको बहुत ही पोलाइट बिहेवियर वाले और बहुत काम ऐसे वाले बिहेवियर्स वाले कार्टून्स जो थे वो बच्चों को दिखाए गए, और दूसरा ग्रुप था उनका बहुत ही लाइक रूड एग्रेसिव टाइप ऑफ कार्टून्स जो थे वो दिखाए गए। उसके रिजल्ट्स में उन्होंने देखा कि जो रूड और एग्रेसिव बिहेवियर वाले कार्टून्स देख रहे थे बच्चे, उनका बिहेवियर अपना भी रियल लाइफ के अंदर वैसा ही था, एनवायरनमेंट में उनका वैसा ही था, साथ वाले बच्चों के साथ उनका बिहेवियर वैसे ही मोल्ड हो गया था। वेयर एज जो दूसरा ग्रुप था वो उतना ही काम पीसफुली, जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनका बिहेवियर वैसे ही था। वहां से बात प्रूव होती है कि आपके बिहेवियर्स जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट से मॉडिफाई होते हैं। ये दो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने अभी इन दो के बारे में बात किया। मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड पॉइंट, हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। So basically it was started from ancient Greece time. Philosophers थे उस टाइम के, कुछ एरिस्टोटल जिनमें आते हैं, प्लेटो आते हैं, सोक्रेटिस आते हैं। They were the philosophers जिन्होंने इस चीज के ऊपर गौर फिक्र किया और उन्होंने कुछ क्वेश्चन राइज किए जिनमें व्हाट इज कॉन्शियसनेस, उन्होंने इसके ऊपर बात की कि आर पीपल इनहेरेंटली आर रैशनल और इरेशनल। फिर उन्होंने
एक और चीज के बारे में बात की कि भाई फ्री विल नाम की कोई चीज रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इन क्वेश्चंस को अराइज करके उन्होंने उसके ऊपर काम किया कि बेसिकली ये नेचर वाइज जो है आपके माइंड और आपके मेंटल प्रोसेस से लीड करने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि उस पर्सपेक्टिव तक मूव करते हैं, जो कि मेन एलिमेंट्स हैं आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। दूसरी तरफ दूसरे कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ फिलोसफर्स थे जो कि बात करते थे नेचर की और साइकोलॉजी के रिलेशनशिप विद बॉडी, बेसिकली माइंड और बॉडी का आपस में क्या कनेक्शन है। तो वो सोक्रेटिस के टाइम के ही एक फिलोसोफर थे, हिपोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। तो वो बेसिकली माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, माइंड के रिलेशनशिप विद आपकी बॉडी के बारे में स्टडी करते थे और वो उस चीज के ऊपर क्वेश्चन अराइज करते थे। और he was deeply interested in physiology, रिलेशनशिप विद आपके माइंड से चेक किया कि उस माइंड की वजह से एक जो ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर रही होती है वो कैसे कर रही होती है। His this observation साइकोलॉजी के अंदर हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि जहाँ पे नेचर वर्सेस नेचर की डिबेट स्टार्ट हो गई, जो आज तक चलती भी आ रही है। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि नेचर वाली साइड पे हैं, कुछ हैं जो नर्चर वाली साइड पर हैं। अगर हम कहें कि आज भी इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक आंसर हमें मिल गया तो इट्स स्टिल गोइंग ऑन के नेचर वर्सेस नर्चर अभी भी वैसा ही है। It depends, it vary from psychologist to psychologist, from teacher to teacher कि उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन नेचर की साइड पे है, कौन नर्चर की साइड पे है और कौन न्यूट्रल है, जो कहते हैं कि दोनों चीजों को आप साथ लेकर चलें। पहले हम बात करते हैं कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है और व्हाट इज नेचर। नेचर इज बेसिकली, जो कि जिन लोगों का बिलीव नेचर के ऊपर है उनका कहना ये है कि एवरी न्यू बॉर्न कम्स इन द वर्ल्ड विद अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस, देयर नॉलेज और उनके बिहेवियर्स, वो सब कुछ इनबॉर्न पहले से ही होता है। अकॉर्डिंग टू देम, हम जो मेचोरिटी 18th में, 19th में, 20th में जाकर दिखा रहे हैं, इट्स इनबॉर्न, इट्स नॉट मोल्डेड बाय सोसाइटी और एनवायरनमेंट। बेसिकली जो जिनका नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसकी डिबेट को सपोर्ट करने के लिए एक फिलोसफर थे 17th सेंचुरी के अंदर, डीकार्ट। उनका कहना ये था कि जो ह्यूमन है, जो इनबॉर्न अपने साथ चीजें लेकर आ रहा है, उसके अंदर गॉड का नॉलेज है, आपकी इन्फिनिटी का नॉलेज है, आपकी ज्योमेट्रिक जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज है, सेल्फ का नॉलेज है, एक परफेक्शनिज्म का जो नॉलेज है, ये सब कुछ इनबॉर्न है। ये आपको इन्वायरमेंट से सीखना नहीं पड़ता है। सो उन्होंने इस चीज को इस इन बातों की बेसिस के ऊपर आर्ग्यू किया था। वेयर एज व्हाट इज नर्चर, नर्चर के अंदर अगर हम देखें तो नर्चर का व्यू ये है कि हम तमाम किस्म का नॉलेज और हर तरह का बिहेवियर, हर तरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, विद टाइम, विद एज हम सीख रहे हैं। नर्चर को सपोर्ट करने के लिए ग्रीक इंग्लिश फिलोसोफर थे जॉन लॉकी, जिन्होंने को इस बात पर डिपेंड किया है कि जो इंसान का माइंड है वो एक टेबुलर ऐसा है, विच मीन्स कि एक ब्लैंक स्लेट है जिसके ऊपर आप विद टाइम, विद एक्सपीरियंसेस, विद एज, आप सब कुछ उसके ऊपर एक बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आप खुद लिख रहे होते हैं। विद एवरीडे पासिंग आप उस ब्लैंक स्लेट के ऊपर एक नई इंफॉर्मेशन लिख रहे हो और वहां से जो है आप बिहेव कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू हिम, नर्चर जो है वो एग्जिस्ट करती है, नेचर एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी पर्सपेक्टिव से एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी का आगाज हो गया। बेसिकली जो आजकल हम करंट रिसर्च कर रहे हैं मेमोरी और लर्निंग के ऊपर, वो अर्ली एसोसिएशन साइकोलॉजी का पार्ट है। एसोसिएशन साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली ये बात है कि आप इनबॉर्न कुछ भी नहीं लेकर आए, आप एक ब्लैंक स्लेट हैं, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, किसी तरह का कोई इमोशन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई आपका बिहेवियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक ब्लैंक स्लेट है। और विद पैसेज ऑफ टाइम जो है आप चीज़ों को लर्न करते हैं और आपके बिहेवियर्स एक स्पेसिफिक तरह के बन जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वैसे ही आप होते हैं।
अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम जान सके कि क्या क्या लोगों के ओपिनियंस हैं इसके बारे में. सो डू कमेंट बिलो. अगर टॉकिंग अबाउट माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के मुताबिक देयर इज अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ नेचर एंड नर्चर. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी इनबॉर्न नहीं आया और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ नर्चर नहीं करा. दोनों चीजें साथ साथ ही चलती हैं. कुछ चीजें हैं जो कि इनबॉर्न आई हैं और कुछ चीजें हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर तब्दील होती रहती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें कि बिल्कुल सब कुछ नेचर पे है या बिल्कुल सब कुछ नर्चर पर है. दोनों चीजें साइड बाय साइड साथ चलती हैं. 19th सेंचुरी के अंदर विलियम वॉन्ड जो थे उन्होंने एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल लैब बनाई यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्सा जर्मनी में 1879 के अंदर. और अकॉर्डिंग टू हिम जिस तरीके से हम केमिकल्स और प्लांट्स एनिमल्स और उन सब के डिफरेंट रिएक्शंस, इन सब चीज़ों को स्पेसिफिक वे के अंदर स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके पढ़ते हैं. साइकोलॉजी, माइंड, बिहेवियर, ये सब कुछ भी साइकोलॉजी के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह, एक लेबोरेटरी होना बहुत जरूरी है जहाँ पे आप साइंटिफिक एनालिसिस कर सकें. वॉन्ड एंड उनके कोर वर्कर्स का जो स्पेसिफिक काम था वो अटेंशन, मेमोरी और इमोशंस के ऊपर था. अब Poon जो है वो यूज टू रिलाई ऑन इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन इज बेसिकली आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप बिहेवियर्स जो हैं डिफरेंट लोगों के उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं. बेसिकली जो इंट्रोस्पेक्शन है वो फिलॉसफी का एक मेथड था और उन्होंने उसके अंदर एक न्यू मेथड ऐड किया सेल्फ ऑब्जर्वेशन का. तो उन्होंने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया बट इट वाज नॉट सफिशिएंट बिकॉज उन्होंने डिफरेंट लोगों से सेम चीज को ऑब्जर्व करवाया बट सबका इस चीज के ऊपर ओपिनियन डिफरेंट था. एक ही चीज को 3 लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो डिफरेंटली उसके आके रिव्यूज दे रहे हैं. डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी तीनों की. तो इस वजह से उनका ये मेथड वर्क ना कर सका. से बात कंक्लूड हुई कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सेंट्रल पार्ट नहीं है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का. और इस थॉट से फिर आगे मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स के अंदर जो है ना डेवलपमेंट होना शुरू हो गई. अब 19th सेंचुरी के अंदर 2 पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सामने आए. एक था स्ट्रक्चरलिज्म और दूसरा था फंक्शनलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली बून के एक ट्रेन साइकोलॉजिस्ट थे टीचर जिन्होंने इसके ऊपर बात की और अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मेंटल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस बात से विलियम जेम्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ऐसा नहीं है. एक स्ट्रक्चर पढ़ना किसी चीज़ का, माइंड का, मेंटल प्रोसेसेस का स्ट्रक्चर पढ़ के आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं समझ सकते जितना आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के माइंड को स्टडी करने के बाद और उसका कि किस तरीके से वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है और किस तरीके से उस इन्वायरमेंट के अंदर फंक्शन कर रहा है वो ज़रूरी है. तो इसी दोनों चीज़ों के ऊपर डिबेट करते हुए 19th सेंचुरी के अंदर चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो पास की, जिसके अंदर इसमें कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि जो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अवॉल्व हो रही है बिकॉज उसका कोई ना कोई मकसद है गाइड करने में इंसान के बिहेवियर को. वेयर एज दूसरी तरफ फंक्शनलिज्म वालों ने ये बात कही कि भाई कोई भी चीज़ अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई बिहेवियर अडेप्ट कर रहा है तो वो फंक्शनलिज्म की वजह से. कोई भी स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ चलते चलते आगे जो है 20th सेंचुरी के अंदर 1920 के अंदर बिहेवियरिज्म 3 स्कूल ऑफ थॉट्स का बेसिकली आगाज हो गया. उनमें बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है और साइको एनालिसिस है. बिहेवियरिज्म का जो स्टार्ट था वो जॉन बी वाटसन ने किया. ने कोई भी असर्शन नहीं दी कॉन्शियसनेस के बारे में और उन्होंने जो है चाइल्ड और एनिमल की साइकोलॉजी को स्टडी करने के साथ साथ उनके माइंड और बिहेवियर्स को स्टडी करने के साथ साथ कहा कि जो एडल्ट का बिहेवियर है ना
वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए और हमें उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करनी चाहिए। तो वाटसन साइकोलॉजी का साइंस में कंसीडर करने के लिए जो डाटा था ना वो पब्लिक में ओपनली होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू हिम आपके जो बिहेवियर्स हैं वो एक पब्लिक में पब्लिक ओपिनियन के लिए हैं, वेयर एज जो आपका कॉन्शियस माइंड की जो रीडिंग है ना वो एक प्राइवेट चीज है। और अकॉर्डिंग टू हिम साइंस शुड डील विद पब्लिक ओपिनियंस। वॉटसन का बिलीव था, वॉटसन ने इस बात के ऊपर आर्ग्यू किया कि जितने भी आपके बिहेवियर्स हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन फोर्सेस की वजह से शेप हुए हुए हैं। आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट ने आपको उसके ऊपर कोई ना कोई रीन फोर्सेस दिया है जिसकी वजह से आपका ये रिस्पॉन्स आ रहा है। एक एग्जांपल उन्होंने ये दी कि अगर बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा चीखे मार रहे हैं तो अगर आप उनसे कहें कि जो बच्चे चीखे नहीं मारेंगे उनको एज अ रिवॉर्ड एज अ रीइंफोर्सर जो है कुकीज मिलेंगी तो बच्चे चीखे मारना कम कर देंगे। बट लेटर ऑन उन्होंने इस चीज के ऊपर नोटिस किया कि एक स्पेसिफिक चीज को तो वो विद रिवॉर्ड ठीक कर रहे हैं लेकिन उससे क्या हो रहा है कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर्स जो हैं वो डेवलप होने लग गए हैं बच्चों में। बिहेवियर्स ने बिहेवियर्स को डिस्कस करने के लिए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का एक टर्म यूज करना शुरू कर दी जो कि कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है, बस एक टर्म है जो कि यूज की जाती है, आज भी यूज की जाती है। कभी बिहेवियर वगैरह की बात होती है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की तो इसको बेसिकली स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो है एक सेट है जो कि साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। अबाउट 1912 जब बिहेवियरिज्म जो था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पीक पे था तो उसी टाइम जर्मनी के अंदर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को जो था ओरिजिन हो चुका हुआ था। गेस्टाल्ट एज अ जर्मन वर्ड which basically means configuration to form anything। ये अप्रोच जो थी ये बेसिकली मार्क्स और उनके कुछ कलीग्स की थी जिन्होंने इस चीज का स्टार्टअप किया एंड टू देम उनका प्राइमरी इंटरेस्ट जो था वो परसेप्शन था। उनका मानना ये था कि आपके कोई किसी किस्म के भी एक्सपीरियंसेस हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं आपके स्टिमुलस के ऊपर। आपके स्टिमुलस की वजह से जो भी पैटर्न्स बिल्ड हो गए हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके तमाम। अकॉर्डिंग टू देम जो भी हम विजुअली देख रहे हैं वो सब कुछ एक अगेंस्ट हमारे माइंड के है जो एक बैकवर्ड एंड पर है और उनके बेसिस के ऊपर हमारा एक एक्सपीरियंस बन चुका हुआ है और उसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक ट्रायंगल यूज किया और उस ट्रायंगल की परसेप्शन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरह से थी। कुछ लोग उसको एज अ होल देख रहे थे, कुछ लोग उसको थ्री एंगल्स के साथ देख रहे थे, कुछ लोग उसके कलर्स के ऊपर जज कर रहे थे, कोई उसको उसके साइज के ऊपर जज कर रहा था। तो विच टोल्ड के हर बंदे की अपनी एक परसेप्शन है और वो उस परसेप्शन के ऊपर जो है उनका रिएक्शन आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो मॉडिफाई होती रही है और सोशल साइकोलॉजी का पार्ट बन गई है। डिटेल गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हम आगे बढ़ेंगे बट इट वाज जस्ट अ बेसिक हिस्ट्री अबाउट इट। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है हमारे पास उस टाइम पीरियड का आ जाता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हमारे पास एक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी है और साइकोथेरेपी भी है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कुछ भी आपके इमोशंस हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग है, आपके बिहेवियर हैं, एनीथिंग कुछ भी है वो सब कुछ आपके अनकॉन्शियस का पार्ट है जो कि आपके साथ चाइल्डहुड में हुआ है या आपने चाइल्डहुड में कुछ भी एक्सपीरियंस किया है जिसके बारे में आपको अब स्पेसिफिक एज के अंदर रियलाइजेशन नहीं है, जिनके बारे में आप अवेयर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हिम सब कुछ आपके अनकॉन्शियस में पहले से ही है और उसको वो विद पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज नहीं हो पा रहा होता लेकिन वो सब कुछ आपके माइंड में पहले से ही है।
अकॉर्डिंग टू हिम आपके जो अनकॉन्शियस माइंड की चीजें वो आपके ड्रीम के फॉर्म के अंदर, आपके स्लिप ऑफ टंग के फॉर्म के अंदर, या आपके फिजिकल मैनरिज्म के अंदर, इन सब तरीकों से आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो शो हो रहा होता है। ने जो अपनी थेरेपी के अंदर मेथड यूज किया था उसको फ्री एसोसिएशन का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर वो अपने क्लाइंट से बेसिकली कहा करते थे कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, आप उसको ऐसे ही कहते जाएं, लाइक वट एवर कम्स टू योर माइंड आपने उसको जो है वो कलेज करना है, आपने बताना है, और उसके बेसिस के ऊपर, ड्रीम्स के बेसिस के ऊपर एनालिसिस वगैरह किया जाता था। क्लासिकल फ्रॉइडियन थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पीछे उसके विशेस, उसके ड्रीम्स, उन सब के पीछे अगर कुछ एट द एंड इन्वॉल्व हो रहा होता था ना, इट वाज अबाउट सेक्स और या फिर एग्रेशन, जिसकी वजह से फ्रेड की थ्योरी को इतने ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, और कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के अंदर तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बट उस टाइम पे इस चीज की एक्सेप्टेंस थी कि आपकी समहाउ कुछ चीजें जो है वो अनकॉन्शियस का पार्ट वाकई ही होती हैं, बट बाकी सारी चीजों को जो उसका एक स्पेसिफिक मोड ऑफ थीम था कि ये था, स्पेसिफिक ये रीजन है, उन चीजों को कैंसिल आउट कर दिया गया और उनकी जीरो एक्सेप्टेंस रही। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की और साइकोएनालिसिस की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही, बट बिहेवियरिज्म जो था वो लीड पे था यूनाइटेड स्टेट के अंदर वर्ल्ड वॉर टू तक। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह जो थी वो चीज़ें अवेलेबल हो गई, लैब्स वगैरह अवेलेबल हो गए, लोग इस चीज़ को ओपनली बात करने लग गए, और मेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से बात होने लगी, और लोगों के दरमियान ये चीज़ नॉर्मलाइज होने लगी कि स्पेशल जो है वो इम्पोर्टेंट है और आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। विच मीन्स कि इससे पहले तक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर टू से पहले तक साइकोलॉजी थी जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में जो थी वो परफॉर्म की जा रही थी, बट आफ्टर दैट इसको एक ओपनली वाइडली जो है परस्यू करने लगे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू कंप्यूटर्स वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए, और कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे स्पेसिफिक गेम्स वगैरह खेलने के लिए, मैथ्स के इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, मैथ के थ्योरम वगैरह प्रैक्टिक कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, चीज़ों के लिए कंप्यूटर अवेलेबल हो गए थे। उसी टाइम पे फ्रिट्ज सनम एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की कि हम कंप्यूटर को भी इन साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है कि उसकी मेमोरी किस तरीके से परमानेंट हो जाती है, उसी तरीके से ह्यूमन का भी ऐसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अंदर जा रही है, उसका इनपुट एक जा रहा है, फिर आउटपुट आता है उसका बिहेवियर के फॉर्म में, और फिर वो एक परमानेंट इवेंट के तौर पे आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। उन्होंने इस चीज से रिलेट किया। फिर 1950s के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट आने लग गए, विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज आने लग गया। इसके कंप्यूटर के बाद 1950s के अंदर साइकोलिंग्विस्टिक का भी स्कोप आने लग गया। फिर 1957 तक न्यूरो साइकोलॉजी के ऊपर भी काम होने लग गया कि किस तरीके से माइंड काम करता है, न्यूरो को स्पेसिफिक इन डेप्थ पढ़ना शुरू हो गए। इस चीज से मूव करते करते एडवांसमेंट की तरफ आते आते सारी की सारी जर्नी इस तरीके से कंक्लूड हुई कि कॉन्शियसनेस वाली चीज को निग्लेक्ट करके आपके ऑब्जेक्ट बिहेवियर्स जो हैं, आपके ऑपरेशनल बिहेवियर्स जो हैं, उनके ऊपर ज्यादा गौर फिक्र करने लगी, और साइकोलॉजी एज अ फुल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो खुल के हमारे सामने आ गई, और हमने इस चीज को एक एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मिल गई इस चीज को कि जो साइकोलॉजी है वो आपकी साइंटिफिक स्टडी है आपके माइंड की, आपके बिहेवियर की, आपके पूरे मेंटल प्रोसेस की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल थिंग कि आप सिर्फ माइंड की स्टडी कर रहे हैं या आप सिर्फ बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं। एज अ होल, एज अ कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है आप इस चीज को स्टडी करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे रीच आउट करके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।